मुझे बोलता है कि तुम वहाँ होटल में रुकी तो तूने कुछ गलत किया होगा, ये किया होगा, किसी के साथ गई होगी, इतने दिन वहाँ रह के आई है, वहाँ कुछ गलत किया होगा। मतलब बहुत उल्टे सीधे इसने इल्ज़ाम लगाए, बहुत मारता मुंह से। एक दिन तो मेरा खून आने लग गया था, इस तरह से उसने मुझे मारा था। फ़ोन था मेरा, तो फ़ोन फेंक के मेरे नाक पे फ़ोन फेंक के मारा था उसने। बहुत ज़ोर से मेरी लगी थी। एक बार तो मेरे घर पे जाके गली में पूरा हंगामा करके आया था, या ड्रिंक करके बहुत हंगामा किया था। तो क्लब में गया और किसी लड़की के साथ में उसने वीडियो लगाया। जो हमेशा से मुझे गलत बोलता था वो अपनी असलियत दिखा रहा है। एक लड़की के साथ में क्लब में, हाथ में उसके बियर की बोतल है और लड़की बैठी हुई है उसकी गोद में, और उसके साथ में वो वीडियो लगा रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई प्लीज़ मत कॉल किया करो शादी और अडॉप्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। मगर फिर भी हमारे पास दिन की 70 से 75 कॉल ऐसी होती है कि शादी करवा दो या फिर बच्चा गोद दे दो। भाई तुम्हारी शादियां नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम अनाथ आश्रम की लड़की से शादी करोगे। मतलब इतने गए गुजरे तुम्हारे को कोई घर की लड़की नहीं दे रहा। हद है यार, मत करो हमारे पास ऐसे कॉल्स। हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो ज़रूरतमंद महिलाओं की आती है। आपकी कॉल्स की वजह से ना हमारी वो वाली मेन कॉल्स मिस हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप कॉल मत करिए शादी और अडॉप्शन के लिए। कॉल करनी है आप कॉल करिए कि आपको ज़रूरतमंद मिला है और आपको उसकी सहायता करनी है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको मायका विजिट करना है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मायका के अब 3 ब्रांचेस है, दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में। आप उसके लिए कॉल करें कि हमें डोनेशन देना है, राशन डोनेट करना है, स्टेशनरी डोनेट करनी है, तो आप उसके लिए कॉल करें। मगर प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें। आज हमारे साथ एक महिला है जो शायद अपना घर परिवार छोड़कर अब मायका महिला आश्रम में आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आश्रम की पनाह लेनी पड़ी। तो नमस्ते मैम। नमस्ते, मेरा नाम रवीना है। मैं उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और मेरी लव मैरिज थी। तो हस्बैंड ने शादी के 1 महीने बाद से मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मैं जैसे ही शादी कोर्ट मैरिज की थी, तो 1 महीने बाद जैसे ही हमें कोर्ट में जाना था, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं पुलिस वालों को बता दूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड के जो पिताजी थे, मेरे ससुर जी ने मेरे सामने हाथ जोड़े बोले कि मेरी इकलौती औलाद है और तुम्हारा एक जो बयान होगा उससे इसको ज़िंदगी भर की जेल हो जाएगी, तो हमारा इकलौता सहारा है। उनका सोच के मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, सुधर जाएगा। मैंने पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं बोला और जो था रहने लग गई उसके साथ में। उसके बाद में उसने ड्रिंक इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया, उसके बाद मारना पीटना और इतने गंदे शब्द वो यूज़ करता था मेरे लिए। तो इस चीज़ के लिए जब भी मैंने आवाज़ उठाई तो मारपीट करता था। घर वालों से भी मेरा कोई संपर्क नहीं है कि मैं उनके पास जा सकूं या उनसे बात कर सकूं। तो इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया कि कोई आगे पीछे है नहीं, टॉर्चर करूँगा तो कहाँ जाएगी। बहुत बुरी तरीके से वो मारता था। जब मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं, मैंने जॉब करने का भी सोचा, तो मेरे ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाता था कि बाहर जाके तुझे गलत करना है, ये करना है और इसलिए तू काम करना चाहती है। तो मैंने काम का भी अपने दिमाग से निकाल दिया कि चलो ठीक है, नहीं करूँगी। फिर मैंने पढ़ने का बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए उसने प्राइवेट फॉर्म मेरा भरवा दिया था। कॉलेज का 1 साल बाकी था मेरा, तो वो उसने कंप्लीट करवाया। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाती तब भी वो मुझे बोलता था कि तुझे किसी और से मिलने जाना है, या एग्ज़ाम देते हम तब फ़ोन ऑफ भी रहता है, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती, ऑफ रहता था, तब भी इल्ज़ाम लगाता था कि किसी और के साथ थी, एग्ज़ाम देने नहीं गई। इस तरह से मुझे बहुत बुरी तरीके से उसने टॉर्चर किया था। तो थोड़ा टाइम ऐसे ही निकल गया। तो जैसे ही शादी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हुआ तो मैंने उसको बोला कि ऐसा है कि पहले तो जॉब के लिए बोला था तो आपने मना कर दिया था, मैं करना चाहती हूँ, मुझे करने दो। तब भी उसका यही था कि नहीं, तू जॉब करेगी तो तुझे बाहर से किसी का कांटेक्ट मिलेगा, तो किसी का कांटेक्ट में आएगी, ये वो, मुझे समझेगी नहीं। ऐसा मतलब उसकी गलत सोच थी कि मैं बाहर जाके अगर मैं काम करूँगी तो मैं उसको नहीं समझूंगी। तो उसने नहीं करने दिया। फिर जब एक मतलब 2 महीने हो गए थे तब उसके पिताजी की डेथ हो गई थी। डेथ के बाद हम लोग उदयपुर से चित्तौड़ शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे जैसे ही हम गए तो उसका मतलब पीना तो था, शुरू से ही था, लेकिन वो ज़्यादा ही बढ़ता चला गया। वहाँ भी इतनी बुरी तरीके से वो मारता पीटता था, साथ में अपनी माँ को भी मारता था। माँ अगर बीच में आती थी तो उनको भी बहुत मारता था वो। जब माँ ने बोला कि बेटा इस तरीके से तू इसको लेके आया है तो ये तेरे ही भरोसे है, तो इसका ध्यान रखना भी तेरा फ़र्ज़ है। तो जैसे ही वो समझाने की कोशिश करती थी तो माँ को भी गंदी गालियाँ देना, मारना पीटना,
और काम छोड़ देना। जॉब के लिए तो जाता था, घर से जो भी सेविंग के पैसे थे लेके जाता और दिन भर बाहर रहता, दारू पीता और शाम को वापस घर आ जाता। लेकिन एक घर की औरत होने के नाते जब मैंने उनसे पूछा कि तुम जाते हो सुबह काम का बोल के और जो भी पैसे लेके जाते हो सारा पी के तुम वापस आ जाते हो, तो इस चीज़ के लिए, जॉब के लिए जाते हो तो जॉब क्यों आपका अभी तक नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाती थी तो उनका वही मारना पीटना शुरू। एक दिन ऐसा था कि उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा था और मार के फिर वो काम का ही बोल के अगले दिन चले गए। तो वहाँ पे भी जाके जो पैसे थे उनका भी इसने सारा ड्रिंक कर लिया। उसके बाद मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे पैसे भेज, तो मैं वापस आ रहा हूँ। मैंने उसको एक बार 1000 रुपये भेजे। उसके बाद 1 घंटे बाद फिर फ़ोन आता है कि मुझे पैसे भेज, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास किराया नहीं है। मैंने बोला कि अभी पैसे भेजे थे वो किराए के लिए ही थे, वो कहाँ गए। तो बोलते हैं कि उसका तो है ना, मैंने खर्च हो गए मुझसे और तू वापस भेज। फिर मैंने 500 रुपये और भेजे। उसके बाद जब 500 रुपये भेजने के बाद थोड़े टाइम बाद उसने फिर से कॉल की, तो फिर वो पैसे मांग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप बार बार पैसे के लिए कॉल कर रहे हो, अभी तक आप आ नहीं रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो पैसों का। उस वक्त उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी कि तू होती कौन है, तेरे बाप के यहाँ से नहीं आया है, पैसा मेरा है, मैं कमाता हूँ, तेरे बाप का नहीं है। इस तरीके से वो बोल रहा था। तब जान से मारने की धमकी दी तो मैं डर की वजह से मैंने घर छोड़ दिया था। मैं आधी रात को ही 10:35 कुछ ऐसा हो रहा था, मैं घर से निकल गई थी। बस भी मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी, और मैं बस पकड़ के मैं सीधा निकल गई। तो मैं पहुँची उदयपुर ही थी, उदयपुर जाके मैं रुकी वहाँ। तो जैसे ही मैं रुकी वहाँ पहुँची थी, मैं 1:30 बजे के करीब में वहाँ पहुँची। तो वहाँ जैसे मैं बस स्टैंड पे पहुँची और बस स्टैंड पे उतर के मैं बैठी वहाँ, तो जैसे आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो मुझे बहुत गंदी नज़र से देख रहे थे। रात का टाइम था और मैं अकेली थी, साथ में बैग, फिर अकेली। तो रिक्शे वाले थे और भी लोग थे, बहुत अलग तरीके से वो देख रहे थे। थोड़े टाइम तो मैंने देखा कि चलो कोई बात नहीं, बैठ जाती हूँ। कोई भी आके पूछ रहा है क्या हुआ मैडम, क्यों बैठे हो यहाँ, कहाँ जाना है आपको, इस तरीके से वो बोल रहे, तो मुझे डर भी लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास उस टाइम पैसे सिर्फ 2000 रुपये थे। तो मैंने सोचा कहीं मैं आसपास में देख लूँ, होटल में कोई रूम हो तो मैं कम से कम रात को सेफ्टी से सो तो जाऊँगी। और मुझे सुबह होकर पुलिस स्टेशन जाना था। तो मैं वहाँ एक रात के लिए मैं रूम में रुकी थी वहाँ। तो उसके बाद मैं सुबह उठ के नहा के और मैं पुलिस स्टेशन गई। वहाँ मैंने उसके खिलाफ़ कंप्लेन करवाई। तो जैसे पुलिस वाले ने उसको कॉल किया तो पुलिस वालों को भी धमकी देता है कि मैं तो तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, इस तरह से धमकी दे रहा था। जब मैं वहाँ से निकली तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी कहाँ रहूँगी। तो जहाँ चित्तौड़ में हम लोग रहते थे वहाँ हमारे पड़ोस में थी एक लेडी, गवर्नमेंट टीचर है वो। तो उनके वहाँ उनका मेरे पास कॉल आया था। तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ हो, इस तरीके से गई हो, सेफ़ नहीं है, बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है, कहाँ जाओगी। तो उन्होंने मुझे बहुत समझा के और अपने घर में रखा। 7 दिन मैं उनके वहाँ रही। इसको पुलिस वाले ने पकड़ा, ये 1 दिन जेल में ही था। जब फिर छूट के आया तो मुझे कॉल किया, तो माफ़ी मांगता है, बोलता है कि है ना मुझे माफ़ कर दे, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर मैंने इसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। मैंने बोला कि इस तरीके से तो मैं नहीं आऊँगी, मुझे विश्वास नहीं है। आप एक काम करो, अपने घर वालों को किसी को बोलो कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाए तो मैं वापस आऊँ। तो मेरे दादी सास ने कॉल किया, वो बोलते बेटा सुधर जाएगा और एक बार इसको मौका दे दे। उस टाइम पे मैं वापस आ गई। तो वापस आई, उसके बाद 2 दिन तो ये सही रहा, फिर इसने मारना पीटना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से मारा। और मुझे बोलता है कि तुम वहाँ होटल में रुकी तो तूने कुछ गलत किया होगा, ये किया होगा, किसी के साथ गई होगी, इतने दिन वहाँ रह के आई है, वहाँ कुछ गलत किया होगा। मतलब बहुत उल्टे सीधे इसने इल्ज़ाम लगाए जो सहन करने के लायक ही नहीं थे, इतने बुरे इल्ज़ाम थे वो। तो मैंने उसको बहुत सफाई दी, लेकिन इतनी सफाई कब तक देती मैं, जितनी मैं सफाई दे रही थी वो मुझे गलत साबित कर रहा था। बहुत मारता। उसका ऐसा था, ड्रिंक कर लेता, जब ड्रिंक करके घर पे आता तो मारपीट खूब करता। उसके बाद में फिर फिज़िकली बहुत टॉर्चर करता था मुझे, जो भी था ज़बरदस्ती का, जो भी था सब कुछ। और सुबह उठ के जब मैं बोलती थी उसको कि इस तरीके से जो भी कुछ भी होता था मैं उसको बोलती थी, तो मुझे बोलता था कि मैं तो नशे में था, मुझे कुछ नहीं पता, तू भी भूल जा। तो इस तरीके से वो मुझे बोलता था। 2 साल जैसे हो गए मेरे शादी को, तो ऐसा था कि है ना बच्चा नहीं हुआ तो मुझे बांझ बोलने लग गया। बोलता है कि तू तो बांझ है, तेरे तो बच्चे नहीं होते हैं, इस तरह से हर तरह से उसने मुझे बहुत टॉर्चर कर रखा था। तो फिर मैंने सोचा ऐसे मैं कब तक अपनी ज़िंदगी निकालूंगी। बहुत मारता, मुंह से एक दिन तो मेरा खून आने लग गया था, इस तरह से उसने मुझे मारा था।
तो मैंने सोचा मैं कैसे क्या करूँ। फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ बेसहारा औरत रह सके, तो बहुत सारे ऑप्शन में आए थे, लेकिन मुझे मायका जो है वो सबसे सेफ़ जगह लगी। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं जाऊँ। तो मैंने कॉल किया, एक बार कॉल करके उससे पूछा, मैंने बोला कि मैं आ सकती हूँ? बोले कि हाँ आ सकते हो। तो मुझे पहले कुछ नहीं पता था, मैं दिल्ली में पहले कभी नहीं आई, मैं फ़र्स्ट बार यहाँ आई थी। और आई मैं जैसे ही यहाँ मैं पहुँची तो मुझे एक सेफ़ लगा कि हाँ सेफ़ जगह है। थोड़ा यहाँ आके मुझे सुकून भी मिला कि मैं सही जगह आ गई हूँ। फिर यहाँ से जैसे इन्फॉर्म किया जाता है, हस्बैंड को कॉल किया गया तो उसने मुझे कॉल किया, तब भी उसने इस जगह के लिए भी बहुत गलत बोला कि वहाँ तो गलत काम होते हैं, तू वहाँ गई है, तेरा शुरू से यही था इसलिए तू वहाँ गई है, बहुत बोला। तब थोड़े दिन उसने बोला, फिर मैंने बोला कि ऐसा है कि आपके बोलने से कुछ गलत नहीं होता है, मैं यहाँ रह रही हूँ, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा, इतनी महिलाएं यहाँ इतने टाइम से रह रही है, सभी अच्छा बताती है, ऐसा कुछ यहाँ गलत है नहीं। तो फिर थोड़े टाइम ऐसे ही गलत बोला, उसके बाद फिर से ये माफ़ी मांगने लग गया। माफ़ी मांगी, सब कुछ मुझे जो था विश्वास दिलाया कि नहीं सब अच्छा होगा। तो मैंने इसको फिर से मौका दिया। मैं यहाँ आकर 1 से 2 महीना मैं यहाँ रही थी, उसके बाद मैं फिर से हस्बैंड के पास गई। हस्बैंड के पास गई तो उसने मुझे हैदराबाद बुलाया था, वो वहीं जॉब कर रहा था। तो वहाँ गई मैं 1 महीना, मतलब वहाँ पहुँच गई थी। फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से जॉब का बोला, मैंने बोला कि मैं अब ऐसे नहीं रह सकती, जॉब तो करना ही है। तो मैं गई, मैंने वहाँ बेबी केयर का जॉब किया था। 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था किया था, तो ये फिर मारपीट करता। यहाँ से जब मैं यहाँ रह के गई तो कांटेक्ट में सभी होते जिनसे जान पहचान होती है। कोई मेरे हालचाल पूछने के लिए कॉल करता था, उसमें भी मुझे बोलता था कि तेरे पास कॉल आते हैं, तेरा कोई चक्कर होगा, या ये बाहर जॉब पे होता था, यहाँ से कोई कॉल करता, जैसे कोई फ्रेंड है कोई भी, तो बोलता है कि कॉन्फ्रेंस कर कॉल, किसका कॉल था, किससे बात कर रही है, यहाँ आने के बाद तेरे पास कॉल क्यों आती है, इस तरह से। फिर मारना पीटना, ड्रिंक करना, वही जो पहले था वही उसने फिर शुरू कर दिया। ऐसा ही था। तो एक दिन मैं बहुत, मतलब फ़ोन था मेरा, तो फ़ोन फेंक के, मेरे नाक पे फ़ोन फेंक के मारा था उसने, बहुत ज़ोर से मेरी लगी थी। तो उस टाइम पे मैंने फिर सोचा कि ऐसे ही ज़िंदगी निकालूँ तो कैसे निकालूँ, कोई सहारा भी नहीं। घर वालों का था कि चोरी चुपके अगर वो बात भी करते थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने बंद करवा दिया था। उनको कुछ भी छोटी मोटी बात होती, मेरे घर वालों को कॉल करके और टॉर्चर करता था, उल्टा सीधा बोलना, टॉर्चर करना। एक बार तो मेरे घर पे जाके गली में पूरा हंगामा करके आया था, ये ड्रिंक करके बहुत हंगामा किया था। उसके डर से मेरे घर वालों ने भी बात करना बंद कर दिया। तो यही सोच के मैं फिर से यहाँ आ गई। यहाँ आई तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे फिर से नहीं जाना। तो जैसे कि वो शुरू से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था कि मैं कहीं गलत हूँ, तो ऐसा नहीं, वो यहीं दिल्ली आया था मुझे लेने के लिए। तो मैंने उससे मिलने से मना कर दिया कि मुझे उससे नहीं मिलना, क्योंकि मैं कितनी बार मौके दूँ, मैं दे चुकी हूँ, काफ़ी मौके दे चुकी हूँ। तो आया, जैसे ही मैंने मिलने से मना किया तो यहाँ से वो सीधा चला गया। फिर मुझे बोलता है कि इस तरीके से तो मैं ऐसे नहीं रहूँगा और तुझे भी नहीं रहने दूँगा इतनी आसानी से। तो और फिर जैसे ही उसके बाद मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो वो नाइट में गया, 1 बजे के आसपास का कुछ वीडियो था, तो क्लब में गया और किसी लड़की के साथ में उसने वीडियो लगाया। जो हमेशा से मुझे गलत बोलता था वो अपनी असलियत दिखा रहा है। एक लड़की के साथ में क्लब में, हाथ में उसके बियर की बोतल है और लड़की बैठी हुई है उसकी गोद में, और उसके साथ में वो वीडियो लगा रहा है। वो वीडियो देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना मेरे शरीर से जान ही निकल गई हो। हमेशा से मैं उसका इतना टॉर्चर सहन करती थी, मैंने हमेशा उसको, मतलब एक उस आदमी के पीछे मैंने इतना भरा पूरा परिवार छोड़ दिया। आज मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, ना मेरी मम्मी पापा, कोई मेरे, ना तो मेरे कांटेक्ट में है, ना मेरे सपोर्ट में है, सब कुछ छोड़ दिया मैंने उसके पीछे। आज जब मैं देखती हूँ शुरू से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला आदमी किसी और लड़की के साथ में है। जब वो वीडियो देखने के बाद मैं इतनी बुरी तरीके से टूट गई थी, मैंने खुद उस दिन फिर धूप में 2 घंटे में धूप में पड़ी इतना रोई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अब और नहीं देख पाऊंगी, तो मैंने अपना फ़ोन ऑफिस में जमा करवा दिया। दीदी को बोला, दीदी मैं फ़ोन नहीं रख पाऊंगी और ना मैं इस आदमी की ये हरकतें देख पाऊंगी। मैंने उस फ़ोन कम से कम 18 से 19 दिन तक मैंने फ़ोन जमा रखा। जब मैंने फ़ोन अभी लिया तो फिर से उसके मैसेज आते, मुझे बोलता है कि वो सब तो मैंने तुझे दिखाने के लिए लगाया था, ऐसा कुछ गलत नहीं है।
और बोलता है कि अभी वापस आ जा मेरे पास। तो मुझे बहुत अफसोस होता है, मैंने ऐसे आदमी के पीछे सब कुछ छोड़ दिया अपना। जैसे कि रवीना जी ने अपने बारे में बताया कि इन्होंने लव मैरिज करी थी। लव मैरिज को कहते हैं ना कि अगर लड़की ने लव मैरिज करी है तो सब सारा भार इसके ऊपर ही आ जाता है, लड़की के ऊपर ही आ जाता है कि तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि लड़की ने लव मैरिज करी है। समाज ये नहीं देखता कि लड़के ने भी लव मैरिज करी तो लड़के को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और एडजस्ट करना होगा। और सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं होती एक रिश्ता निभाने की। अगर मियाँ बीवी का रिश्ता है और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो भाई वो दोनों हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी, तो दोनों का ही योगदान होगा एक रिश्ते को चलाने के लिए। गाड़ी कभी एक पहिए पे नहीं चलती, ठीक है। दो पहिए की गाड़ी तभी चल पाएगी जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे। एक पहिए पे कोई गाड़ी नहीं चल सकती, बैलेंस बिगड़ेगा बिगड़ेगा। वो कब तक एडजस्ट करती? ठीक है, माना लव मैरिज करी है, कोई गुनाह तो नहीं करा, कोई क्राइम तो नहीं करा। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई जब लड़की लव मैरिज करती है तो सबसे पहले माँ बाप क्यों पीछे हट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने लव मैरिज करी है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप लड़की का सपोर्ट बनो। आज आप उसके सपोर्ट में होते हो तो आज उसका आदमी उसके ऊपर हावी नहीं होता, ये सब टॉर्चर नहीं करता, मारता नहीं, पीटता नहीं, क्लब में जाके लड़कियों को गोद में नहीं बिठाता। मतलब आप लोगों सबसे बड़ी गलती होती है माँ बाप की। अगर तुमसे बच्चे नहीं संभाले जा रहे ना तो बच्चे मत करो। अगर तुमसे लड़की नहीं संभाली जा रही तो बच्चे मत करो। अगर लड़की ने लव मैरिज करी है तो उसने गुनाह नहीं किया, उसको तुम काले पानी की सजा की तरह अलग मत कर दो कि अब तेरे से कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर आपने वही चीज करी होती और आपके घर वालों ने आपका साथ छोड़ दिया होता तो क्या करते आप? मतलब जिस समाज के चक्कर में आप लोग अपने लिए आवाज नहीं उठाते हो ना, जिस समाज के चक्कर में आप बेटी का साथ नहीं देते हो, आप अपना घर बर्बाद कर चुके होते हो और कुछ नहीं। आज आप क्या हो? आप तो अपना आराम से बैठे हो अपने घर पे, दोनों माँ बाप ये आश्रम में रह रही हैं। इनका पति का कहना है कब तक खा लेगी, कब तक रह लेगी, तू गलत कार्य करती है, आश्रम ये है, आश्रम वो है। देखो भाई, हमें तो अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये आश्रम कैसा है, ठीक है। जो भी हमारे बारे में बोलता है ना कि ये तो आश्रम गंदा है, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा होता होगा, तो भाई आके देख ले पहले, फिर अपनी जुबान बोलियो। और अगली बार जब आए ना तो मेरे से मिलकर जरूर जाइयो। तेरे को सारी चीज़ें बताऊंगी मैं कि कैसा होता है ये आश्रम और यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आती है ना, आप तो कमेंट में बहुत जल्दी लिख देते हो कि लड़कियां तो सिर्फ एलिमनी मांगती हैं, लड़कियों को तो सिर्फ ये है, लड़कियां ये है, लड़कियां वो। भाई जितनी भी लड़कियां इधर आती है ना या महिलाएं आती है वो एडजस्ट करके आती हैं। मायके वालों के पास अपना सर फोड़ के आ चुकी होती है, पुलिस के पास सर फोड़ के आ चुकी होती है, वुमेन सेल में भी, समाज के सामने भी। और जब जहाँ से सब जगह से दरवाजे बंद हो जाते हैं ना तब वो महिला इधर आके रहती है। तो प्लीज़ किसी भी वीडियो के नीचे ना ये मत लिख देना कि लड़कियां एडजस्ट नहीं करती हैं। चाहे वो शादी के 1 साल हो, चाहे वो शादी के 2 साल हो, चाहे वो 15 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे शादी के 55 साल ही क्यों ना हो, लड़की एडजस्ट करके ही आती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तभी वो आश्रम में आके रहने की सोचती है। समझ आ रही है? वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।